बीजापुर नामक गांव में शंकर नाम का एक लकड़हारा अपने पिता हरीश के साथ एक छोटे से घर में रहता था। शंकर जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर अपने घर का गुजारा करता था, लेकिन अब जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, जिससे शंकर बहुत परेशान होता और अपने पिता से कहता है, बाबूजी, जंगल खत्म होते जा रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति जंगलों में कंपनियां बना रहे हैं। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो हम लकड़ियां कहां से काटेंगे? फिर हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? तुम कब तक यूं लकड़ियां काट कर अपना गुजारा करते रहोगे? कोई और काम क्यों नहीं देख लेते? हमारे मोहल्ले में जो नरेश रहता है, उसकी जमीन किसी उद्योगपति ने खरीद ली है। वह उस पर कंपनी बनाएगा। उसके बदले नरेश को करोड़ों रुपए मिले हैं। 2 बीघा जमीन में 1 करोड़। मुझे तो करोड़ का नाम सुनकर ही डर लग रहा है। मैं दिन भर मेहनत करता हूं, जब कहीं जाकर 200-300 कमा पाता हूं। लेकिन नरेश इतने पैसों का करेगा क्या? उन पैसों से उसने 5 बीघा जमीन खरीद ली है और बचे हुए पैसों से अपना कारोबार शुरू कर लिया है। तुम्हारा मतलब 2 बीघा जमीन बेचकर 5 बीघा खरीद और फिर भी पैसे बच गए और अपना कारोबार भी शुरू कर लिया। यह तो सोने पे सुहागा हो गया। मैं तो कहता हूं बेटा, तुम भी अपनी जमीन बेच दो। वैसे भी आजकल खेती में रखा ही क्या है, जितनी लागत लगाते हैं उतनी पैदावार नहीं होती। कभी फसल मर जाती है तो कभी कीड़ा लग जाता है। लेकिन बाबूजी, मैं अपनी जमीन नहीं बेच सकता। वो मेरे पूर्वजों की निशानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मैं उसे बेचने के बारे में कैसे सोच सकता हूं? तुम्हारी सोच अभी भी पहले जमाने की है। दुनिया को देखो, कितनी आगे बढ़ रही है और तुम आज भी वहीं के वही हो। कभी अपने हालात भी देख लिया करो। पूरे दिन मेहनत मजदूरी करते हो, जब कहीं चलकर 100 रुपए कमा पाते हो, और कभी कभी तो वह भी नहीं कमा पाते। कभी बाहर निकल कर देखो, दुनिया में कितने अमीर अमीर लोग हैं। तुम सही कह रही हो बाबूजी। मैं अपनी जमीन बेच देता हूं। मैं कल जमींदार के पास जाऊंगा। अगर उनकी नजर में कोई अमीर आदमी हो जो हमारी जमीन खरीद ले, इस जमीन को बेचकर हम भी दूसरी जमीन खरीद लेंगे और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेंगे। अगले ही दिन शंकर जमींदार के घर पहुंच जाता है और जमींदार से कहता है, जमींदार जी, मुझे आपसे कुछ काम था। दरअसल मुझे अपनी जमीन बेचनी है। अगर तुम्हारी नजर में कोई आदमी हो जो मेरी जमीन खरीद सके तो आप मुझे बता देना। तुम कौन सी जमीन की बात कर रहे हो? मालिक, वही जमीन जिसको गिरवी रखकर मैं तुमसे पैसे ले गया था मालिक। अब लकड़ी का काम तो बचा नहीं, इसलिए सोच रहा हूँ जमीन बेचकर कोई कारोबार कर लूंगा। जमींदार अपने मन में सोचता है कि शंकर की वो जमीन तो बहुत महंगी है, लगभग 3 करोड़ की। अगर वो जमीन मेरे हाथ लग जाए तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। शंकर, तुम सही कह रहे हो। तुम एक काम करना, कल मुझे एक बार अपनी जमीन के कागज दिखा देना, फिर मैं तुम्हारी जमीन बिकवा दूंगा। ठीक है? ठीक है जमींदार जी, मैं कल अपनी जमीन के कागजात लेकर आऊंगा। इतना कहकर शंकर अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन अपनी जमीन के कागजात लेकर जमींदार के घर आ जाता है। यह लीजिए जमींदार जी, मेरे जमीन के कागजात। मैंने कागजात बहुत संभाल के रखे हुए थे। जमींदार सोचता है कि वह शंकर से यह जमीन कैसे अपने नाम करवाए। कुछ देर सोचने के बाद जमींदार शंकर से कहता है, अरे शंकर, ये तुम्हारी जमीन तो सरकारी है। कागजों में साफ साफ लिखा है, तुम्हें किसी ने बताया नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो मालिक? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कागजात मुझे मेरे पूर्वजों ने दिए थे और पिताजी को दादाजी ने दिए थे। ये जमीन तो बहुत पहले से है, फिर ये सरकारी कैसे हो सकती है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे, जो कागज पर लिखा है वही तो बता रहा हूँ। कागज पर लिखा क्या झूठ होता है? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो किसी और को दिख लो। पहले जमाने में कोई किसी की भी जमीन ले लिया करता था। जमीन पानी की तरह मुफ्त में मिलती थी। मेरे पिताजी के यहाँ एक आदमी काम करता था। वो पिताजी की बहुत सेवा करता था,
इसलिए पिताजी ने उसे 50 बीघा जमीन यूं ही मुफ्त में दे दी थी। अगर आज वो जमीन हमारे पास होती तो भाई कम से कम 100 करोड़ की होती। पहले जमाने में किसी को क्या पता था कि ये सरकारी जमीन है या किसी और की। तो जमींदार जी, मुझे अब क्या करना होगा? ये जमीन मेरे नाम कैसे होगी? आप कैसे भी करके ये जमीन मेरे नाम करवा दीजिए। सरकारी जमीन किसी के नाम नहीं होती, उस पर सिर्फ सरकार का ही हक होता है। अगर किसी और को पता चल गया कि तुम्हारी जमीन सरकारी है तो वह सरकार को बता देगा और फिर सरकार तुम्हारी यह जमीन तुमसे छीन लेगी। इसलिए किसी को भी अपनी जमीन के बारे में बताना मत और ना ही किसी को कागज दिखाना, वरना तुम्हारी जमीन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। जमींदार जी, अब क्या होगा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप ही कुछ बताइए। वैसे तो मैं इन सरकारी मामलों में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन तुम सीधे आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। तुम्हारी यह जमीन मैं ले लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इसके केवल 10 लाख ही दे सकता हूँ, क्योंकि सरकार को जब भी पता चल गया तो वह यह जमीन मुझसे छीन लेगी। तुम गरीब आदमी हो, इसलिए तुम्हें मैं 10 लाख दे रहा हूँ, वरना मैं जमीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। वैसे भी सरकार एक ना एक दिन यह जमीन ले ही लेगी। मालिक, आप सही कह रहे हैं। सरकारी चीज का कुछ पता नहीं, आज है कल नहीं। आप ये जमीन ले लो और मुझे 10 लाख दे दो। जमींदार शंकर से जमीन के कागजात पर अंगूठा लगवाकर जमीन अपने नाम करवा लेता है और शंकर को 10 लाख दे देता है। शंकर पैसे लेकर अपने घर चला जाता है और फिर सारी बात अपनी पिता को बताता है। यह बात सुनकर शंकर के पिता के होश उड़ जाते हैं। ये तुमने क्या किया? करोड़ों की जमीन यूं पानी में बहा आए? एक बार मुझसे पूछ तो लेते। उस जमींदार ने तुम्हें पागल बना दिया और तुम उस झूठे की बातों में आ गए। या ईश्वर, मैं क्या करूं? तुम कोई भी काम सही से नहीं करते हो। तुम मुझे उस जमींदार के पास ले चलो, मैं उससे बात करूंगा। शंकर अपने पिता को लेकर जमींदार के घर की ओर निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में नरेश मिलता है। अरे काका जी, क्या बात है? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे भैया जमींदार के पास अपनी जमीन को बेचने के लिए गए थे, लेकिन जमींदार ने इनको पागल बना दिया और हमारी जमीन सरकारी बताकर अपने नाम करवा ली। यह तो बहुत बुरा हुआ। काका जी, तुम्हारी जमीन सरकारी कैसे हो सकती है? अरे वो तो शंकर के दादाजी ने खरीदा था मेरे दादाजी के साथ, और सरकारी जमीन के कागजात तो सरकार के पास होते हैं। तुम एक बार मुझे बता देते तो मैं तुम्हारी जमीन बिकवा देता। शंकर भाई, तुमने यह क्या किया? अब तुम ही बताओ बेटा, हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो जमींदार एक नंबर का बदमाश है। हमें गांव के मुखिया के पास चलना चाहिए, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। नरेश दोनों को गांव के मुखिया के पास ले जाता है और मुखिया जी को सारी बात बताता है। मुखिया जी जमींदार को बुलाते हैं और जमींदार से कहते हैं, क्यों राजभन जी, तुमने शंकर की जमीन को सरकारी बताकर अपने नाम करवा लिया? अरे तुम बहुत गरीब लोग की मजबूरी का फायदा उठाते हो। ये तुम क्या कह रहे हो मुखिया जी? शंकर से मैंने वो जमीन 10 लाख की खरीदी है। ये मेरे पास खुद चलकर अपनी जमीन बेचने आया था। मैंने इससे कोई जबरदस्ती नहीं की। अगर आपको यकीन नहीं तो आप खुद ही इससे पूछ लीजिए। शंकर, क्या राजभन सही कह रहा है? तुम इसके पास जमीन बेचने गए थे? मुखिया जी, मैं जमींदार जी के पास पूछने गया था कि अगर तुम्हारी नजर में कोई आदमी हो जो मेरी जमीन खरीद सके तो मुझे बताना। लेकिन जमींदार जी ने मेरी जमीन सरकारी बताकर मुझसे अंगूठा लगवा लिया और मुझे 10 लाख दे दिए। लेकिन मेरी वह जमीन करोड़ों रुपए की है। ये 420 की धारा क्या होती है? अरे मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। तुम यह बात अपने दिमाग में बैठा लो। मुखिया समझ जाता है कि नरेश एक पढ़ा लिखा इंसान है और अगर मुझ पर कोई केस हुआ तो मेरा मुखिया का पद छिन जाएगा और जो जेल होगी। अरे नरेश भाई, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? अगर हमारे गांव की बात कोर्ट कचहरी में जाएगी तो इससे हमारे गांव की ही बदनामी होगी। हम इस मसले को यहीं हल कर लेते हैं। मुखिया जी अपना पीछा छुड़ाने के लिए जमींदार से कहते हैं, जमींदार जी, शंकर एक अनपढ़ आदमी है, तुम्हें इसकी जमीन वापस करनी होगी। ले लेकिन मुखिया जी, अरे लेकिन कुछ नहीं। तुमने वह जमीन शंकर से धोखेधड़ी से ली है।
इसलिए तुम्हें अभी के अभी शंकर को वह जमीन वापस करनी ही होगी। जमींदार शंकर की जमीन के कागजात शंकर को वापस कर देता है। इस तरह नरेश अपनी समझदारी से शंकर की जमीन वापस दिलवा देता है।